फ्रेजाइल 5 के रूप में ये देश जाना जाता था। जब हमें अवसर मिला तब देश आजाद हुआ, तब हम दुनिया में 6 नंबर की इकोनॉमी थे, लेकिन इन लोगों ने ऐसा एक हाल करके रखा कि 11 पे पहुंचा दिया। आज हम 3 पर जाने की दिशा में तेज गति से आदरणीय सभापति जी, आज कोई भी सेक्टर देश लीजिए, चाहे साइंस हो, चाहे स्पेस हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, हर क्षेत्र में आज भारत एक कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत है। कोविड के बाद विश्व में जो स्थितियां पैदा हुई और ऐसी नई नई चीजें जुड़ती गई, आज दुनिया संभल नहीं पा रही है। ऐसे में साफ साफ नजर आ रहा है कि दुनिया एक नए ग्लोबल ऑर्डर की तरफ, नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ आगे बढ़ रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक वर्ल्ड ऑर्डर बना था, अब एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ विश्व बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है, सारी घटनाओं का और राजनीतिक तरीके से निष्पक्ष भाव से विश्लेषण करेंगे तो झुकाव भारत की तरफ है। विश्व मित्र के रूप में, विश्व बंधु के रूप में आज भारत अनेक देशों का विश्वस्त पार्टनर बना है और हम कंधे से कंधा मिला करके विश्व कल्याण की दिशा में भी अपनी उचित भूमिका निभा रहे हैं, अपने सामर्थ्य से सहाय भी कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, आज पूरा विश्व ग्लोबल साउथ की चर्चा करता है, लेकिन उस चर्चा के सूत्रधार के रूप में आज भारत वैश्विक मंचों पर ग्लोबल साउथ की बुलंद आवाज बन गया है। अनेक देशों के साथ आज भारत फ्यूचर रेडी ट्रेड डील्स कर रहा है। पिछले कुछ ही समय में दुनिया के महत्वपूर्ण 9 बड़े देशों के साथ 9 बड़े हमारे ट्रेड डील हुए हैं और उसमें मदर ऑफ ऑल डील एक साथ 27 देशों के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ। जो लोग थक गए, बेचारे चले गए, लेकिन कभी न कभी उनको जवाब देना पड़ेगा कि देश की ऐसी हालत कैसे बना के रखी थी कि दुनिया का कोई देश हमसे डील करने के लिए आगे नहीं आता था। आपने कोशिश की होगी, पीछे 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 बहुत चक्कर लगाए होंगे, लेकिन किसी ने आपकी तरफ देखा भी नहीं होगा। क्या स्थिति ऐसे पैदा की? दुनिया के देश ऐसे ही भारत के साथ डील नहीं कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, इसके पीछे सबसे बड़ी बात, डेवलप कंट्रीज
एक डेवलपिंग कंट्री के साथ डील करता है ना, वो अपने आप में भी अर्थ जगत के लिए एक बहुत बड़ा है। और मेरे लिए नई बात नहीं है। जब मुझे गुजरात में सेवा करने का अवसर मिला था तो मैं एक वाइब्रेंट गुजरात समिट करता था और मेरे लिए गर्व की बात थी कि एक स्टेट, हिंदुस्तान का एक स्टेट, मेरे इस वाइब्रेंट समिट के पार्टनर कंट्री, डेवलप कंट्री जापान हुआ करता था। एक राज्य ने सामर्थ्य दिखाया था, आज मेरा देश है सामर्थ्य दिखा रहा है। ये तब होता है जब आपके पास आर्थिक सामर्थ्य हो, आपके पास आपके नागरिकों के अंदर, देशवासियों में एक ऊर्जा हो और खास करके मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम हो, तब जाकर के विश्व आपके साथ डील करने के लिए आगे आता है। वोट बैंक की राजनीति में डूबे हुए लोगों ने कभी भी देश के ऐसे अनेक पहलुओं पर मजबूती देनी चाहिए, ये कभी उनकी प्राथमिकता नहीं रही और उसी का परिणाम है। और जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, मैं साफ साफ कहना चाहता हूं और मेरे शब्दों पे भरोसा नहीं तो मैं देश को, लोगों को कहूं कुछ मत करो, सिर्फ लाल किले से कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों के जो भाषण है, सिर्फ उन भाषणों का एनालिसिस कर लो, आपको साफ साफ लगेगा कि न उनके पास कोई सोच थी, न उनके पास कोई विजन था और न ही कोई इच्छा शक्ति थी। और इसका परिणाम है कि देश को इतना भुगतना पड़ा। आदरणीय सभापति जी, मैं कोटि कोटि देशवासियों का आभारी हूं। उन्होंने सेवा करने का अवसर दिया। हमारी काफी शक्ति उनकी गलतियों को ठीक करने में जा रही है। दुनिया के मन में जो उनके समय की छवि है, उस छवि को धोने में मेरी ताकत लगती है। ऐसा बर्बाद करके रखा हुआ था और इस काम के लिए हमने फ्यूचर रेडी पॉलिसीज पर बल दिया है। और आज आपने देखा होगा, देश नीति के आधार पर चल रहा है, पॉलिसीज के आधार पर चल रहा है। एडोकिज्म को हमने त्याग कर दिया है और उसके कारण विश्व का विश्वास बनता है। हमने रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र को लेकर के आगे बढ़े और आज स्थिति ऐसी है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो चुका है। हमने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए हैं, प्रोसेस से जुड़े रिफॉर्म्स किए हैं, पॉलिसीज में रिफॉर्म किए हैं। हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, हमारे उद्यमी ये सशक्त हो, भारत की हर चीज का वैल्यू एडिशन हो, उस दिशा में हमने प्रयास किया है। और मैं आज विश्वास के साथ कह सकता हूं, आज भारत विश्व के साथ स्पर्धा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। जब मैं विश्व के सीईओ फोरम की समिट देखता हूं, आज दुनिया हमारे उद्यमियों को समानता के रूप में देखती है। और जब पिछले दिनों सभी दलों के डेलीगेशन विश्व में गए थे, ये भाव उन्होंने भी अनुभव किया और आकर के मुझे सभी दल के सदस्य को सुन रहा था। यूं तो वो अपने आप को राजा कहलाने में बहुत गर्व करते हैं, लेकिन वे आर्थिक असमानता की चर्चा कर रहे थे। बताइए, जो खुद को राजा माने और वो आर्थिक असमानता की बात करे, तो लगता है कि
क्या यही देखने के बाकी रह गए थे क्या? आदरणीय सभापति जी, हमारे टीएमसी के साथियों ने काफी कुछ कहा। जरा खुद तो अपने गरेबा में देखें। निर्मम सरकार पतन के जितने भी पैरामीटर्स हैं, उन सब पैरामीटर्स में नए नए रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं और यहां उपदेश दे रहे हैं। क्या हाल करके रखा हुआ है। ऐसी निर्मम सरकार से वहां के लोगों का भविष्य अंधकार के अंदर डूब रहा है, लेकिन इनको कोई परवाह नहीं है। सत्ता सुख के सिवाय कोई आकांक्षा नहीं और वे यहां उपदेश देते हैं। घुसपैठ, दुनिया का समृद्ध से समृद्ध देश भी अपने यहां गैर कानूनी नागरिकों को बाहर निकाल रहा है। हमारे देश में घुसपैठियों को बचाने के लिए अदालतों को तब तक प्रेशर पैदा किया जा रहा है। मेरे देश का नौजवान कैसे ऐसे लोगों को माफ करेगा जो घुसपैठियों की वकालत करने के लिए ताकत लगा रहे हैं। और घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों के हक छीन रहे हैं, उनकी रोजी रोटी छीन रहे हैं, आदिवासियों की जमीन छीन रहे हैं। बेटे बेटियों के जिंदगी पर खतरे पैदा हो रहे हैं, लेकिन उनके लिए महिलाओं पर अत्याचार होते रहे। सत्ता नीति के सिवा कुछ करना नहीं, और वो यहां पर हमें उपदेश दे रहे हैं। और ऐसे चिंताजनक सभी विषयों पर आंखें मूंद करके बैठे हुए वो लोग हैं। एक हमारे माननीय सदस्य काफी कुछ बोल रहे थे, जिनकी पूरी सरकार शराब में डूब गई, जिनके शीश महल घर घर में नफरत का कारण बन गए, और शायद उनको ब्लैक शब्द ज्यादा पसंद है। हर एक का अपना अपना एक भूतकाल होता है। पता नहीं ब्लैक के साथ उनका क्या पुराना रिश्ता है। आदरणीय सभापति जी, ऐसे सभी साथियों से मैं आज जरूर कहूंगा, तुम कितना दुनिया को धोखा दोगे, तुम कितना दुनिया को धोखा दोगे। आईना देख लिया तो अपनी सच्चाई कहां छिपाओगे। कांग्रेस हो, टीएमसी हो, डीएमके हो, लेफ्ट हो, ये दशकों से केंद्र में सत्ता में रहे हैं, सत्ता के भागीदार रहे हैं। राज्यों में भी उनको सरकारें चलाने का अवसर मिला है, लेकिन उनकी पहचान क्या बनी। आज डील की चर्चा होती है तो गौरव से कहते हैं, तब डील की चर्चा होती थी तो बॉफोर्स डील याद आता था। ये डील होते थे। उन्होंने सिर्फ जेब भरने का काम किया। नागरिकों के जीवन में बदलाव आना ये उनकी प्राथमिकता नहीं थी। आदरणीय सभापति जी, मैं कुछ उदाहरणों के साथ भी बात बताना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ चर्चा में ये सारे विषय आए हैं और इसलिए मुझे कहना बहुत जरूरी है। अब एक उदाहरण देता हूं मैं बैंकिंग सेक्टर का। बैंकिंग सेक्टर एक प्रकार से अर्थव्यवस्था की ग्रिड होता है। 2014 से पहले फोन बैंकिंग का कालखंड था। नेता के फोन जाते थे और उसके आधार पर करोड़ों रुपया दे दिए जाते थे।
और गरीबों को तो बैंकों में दुत्कार मिलती थी, नफरत होती थी। देश की 50% से ज्यादा आबादी बैंक के दरवाजे तक नहीं देख पाई थी। कांग्रेस के नेताओं के फोन पर अरबों रुपये लोगों को दे दिए गए और जो ले जाते थे वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी मान करके पैसे हजम कर जाते थे। यही खेल चलता रहा। कांग्रेस और यूपीए के राज में और आज जो इंडी अलायंस बन करके बैठे हैं उनके राज में बैंकिंग व्यवस्था तबाही के कगार पर खड़ी थी। मैं नया प्रधानमंत्री के पद का दायित्व मुझे मिला, मैं एक देश के मुखिया से मैं मिला, ऐसे ही बात कर रहा था। मैंने कहा बैंकिंग की दृष्टि से हम कुछ आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा पहले एक बार साहब जरा अभी आप नए हो, आपके बैंकों की व्यवस्था का अध्ययन कर लीजिए। हम कैसे हिम्मत करें। एक देश के नेता ने कोई एक जानकारी थी, उसने मुझे बताया यहां इनको कोई परवाह ही नहीं। यानी एक प्रकार से उन्होंने जिस प्रकार से बैंकिंग व्यवस्था एनपीए के पहाड़ खड़े हो गए थे। जहां भी देखो चर्चा चलती थी एनपीए का क्या होगा, एनपीए का क्या होगा, कैसे बचेंगे। आदरणीय सभापति जी, चुनौती बड़ी थी लेकिन हमने समझदारी से काम लिया। बैंकिंग व्यवस्था के सब कर्ता धर्ताओं को विश्वास में लिया। रिफॉर्म की आवश्यकता थी, हिम्मत के साथ रिफॉर्म किए, पारदर्शी व्यवस्था बनाई, ढेर सारे बैंकिंग रिफॉर्म्स हुए और जो सरकारी बैंक दुर्बल हो चुकी थी, ठीक नहीं चल पाती थी, उसको हमने बड़ी बैंक के साथ मर्जर कर दिया। और मुझे याद है किसी एक महाशय बड़े अपने आप को विद्वान मानने वाले ने लिखा था, अगर मोदी सरकार बैंकों में ये कर ले तो हिंदुस्तान का बहुत बड़ा रिफॉर्म हो जाएगा। वो काम मैंने आते ही कर दिए थे।